हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। मेरा नाम सुदर्शन मिश्रा है और अभी हमारी शुरू होने वाली है पीटी 365 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स फ्रॉम अप्रैल 2025 से अब नवंबर 2025 तक। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जितने भी पीटी 365 में कवर किए हैं, उसको तो हम कवर करेंगे ही। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट रह जाएगा तो उसको भी हम इसमें इस लेक्चर सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड, उसको समझाने का भी प्रयास किया जाएगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, ताकि कि उससे रिलेटेड कुछ सवाल आए तो वो आप एग्जाम में आराम से सॉल्व कर पाओ। और इस जो लेक्चर सीरीज का मोड ऑफ डिलीवरी रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश का कंबाइंड, ताकि हमारे हिंदी माध्यम के जो एस्पिरेंट्स हैं, हमारे हिंदी माध्यम के जो दोस्त हैं, उनको भी दिक्कत ना हो, उनके लिए भी ये लेक्चर बेनिफिशियल हो और उन्हें भी समझ में आए और इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आए, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजीज रहेंगी वो इंग्लिश में ही हम बोलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। साइंस एंड टेक में जो सबसे पहला टॉपिक है पीटी 665 के विजन आईएएस के डॉक्यूमेंट में, वो बायोटेक्नोलॉजी का है, जिसके अंडर ये जीन टेक्नोलॉजी का सब टॉपिक है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी कॉर्नर, पहले बेसिक समझ लेते हैं कि जीन क्या होता है। जीन देखो, एक सेक्शन है लॉन्ग मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का, जिसे डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि ये हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है उस उसी के उसको कैरी करता है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन यानी हमारे दादा परदादा पिताजी वगैरह, इन सब के बायोलॉजिकल फीचर्स कैसे थे। ठीक है, और इन सब की जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, सब आपका इसमें जीन में कैरी होता है। जीन, ये अब इसको हम डीएनए के तौर पे कहेंगे। ठीक है, डीएनए जो है वो ह्यूमन सेल्स में पाया जाता है अलोंग विद राइबोन्यूक्लिक एसिड, आर जिसको हम आरएनए भी कहते हैं। आरएनए आपने ये नाम काफी सुना होगा आपने। और जो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, ये नोबेल लॉरेट जेम्स वॉटसन ने की थी। ठीक है, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी डिजाइन किया था। और ये अभी रिसेंटली मरे हुए हैं, इसलिए थोड़ा डीएनए का टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो उस उन्होंने क्या आविष्कार किया। ठीक है, और उन ज्यादा उनके जेम्स वॉटसन की पूरा इतिहास आपको पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं है। बस डीएनए उन्होंने क्या आविष्कार किया है, बस इतना याद रखना है। और डीएनए का से रिलेटेड क्या, मतलब डीएनए की स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। इसके बीच के जो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये एटीसीजी के फॉर्म में है, एडिनोसिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन। ठीक है, ये एटीसीजी और ये सब क्या है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, और फिर मूव करते हैं आगे। जीनोम जो है, जीनोम क्या है। ठीक है, ये जीनोम क्या है कि एक सेल में पाए जाने वाले डीएनए इंस्ट्रक्शंस का ये कंप्लीट सेट होता है जीनोम। उसके बाद फिर अगला है क्रोमोसोम्स। क्या होता है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डीएनए से बने हुए होते हैं। फिर अगला गैमीट क्या होता है। देखो, गैमीट जो होता है वो एक मैच्योर रिप्रोडक्टिव या सेक्स सेल होता है, जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, अब ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हुआ। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का सिंपल मतलब होता है कि जब किसी सेल में क्रोमोसोम्स का सिर्फ आधा सेट होता है, उसे हैप्लॉइड कहते हैं। और ये यूजुअली जो है सेक्स सेल्स गैमीट्स में, जैसे कि स्पर्म सेल हुआ या फिर एग सेल हुआ, इसमें होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने सुना होगा कि नॉर्मल बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 के पेयर्स, जिसमें स्पर्म और एग 23 क्रोमोसोम्स के ही होते हैं। यही हैप्लॉइड नंबर है। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसको हैप्लॉइड नंबर कहते हैं। और ये हैप्लॉइड जो है, ये दूसरे हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स के साथ फ्यूज करके डाइपोलॉइड जाइगोट बनाता है। ठीक है, फिर जीनोम सीक्वेंसिंग पे आते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग ये एक इंडिविजुअल के डीएनए स्ट्रैंड में बेस पेयर्स का एग्जैक्ट ऑर्डर डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग का। जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज जो होता है वो प्रिडिक्टिव डायग्नोसिस और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर में इस्तेमाल होता है। जैसे कोई किसी का जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, तो उस जेनेटिक डिजीज के ट्रीटमेंट जो है वो जीनोम
सिक्वेंसिंग से की पूरी की जा सकती है, या फिर फॉरेंसिक टेस्टिंग करनी है अगर बायोलॉजिकल रिलेशनशिप कंफर्म करने के लिए, तो वहां पे भी जीनोम सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे हायर यील्ड लाना, डिजीज रेजिस्टेंस डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाना, ठीक है, और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए ट्रेड आइडेंटिफाई करना, ये सब जीनोम सीक्वेंसिंग की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का टर्म आपने सुना होगा अगर, तो उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना जीन जीनोम और वगैरह सब। अब हम आते हैं जीन एडिटिंग पे। जीन एडिटिंग क्या होती है और ये न्यूज में क्यों था? तो देखो, जीन एडिटिंग न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया की जो पहली जीन एडिटेड शीप है वो प्रोड्यूस हुई है कश्मीर यूनिवर्सिटी और आईसीएआर के रिसर्चर्स के कोलैबोरेशन से। ठीक है, यूजिंग क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी काफी फेमिलियर टेक्नोलॉजी होगी अगर जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ा होगा। तो यूपीएससी ने इसे 2 बार पूछ भी रखा है। 2018 के प्रीलिम्स के में ही पूछा है साइंस एंड टेक में, और 2019 में भी यही सेम सेम क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन हाँ टॉपिक सेम था। तो 2 साल लगातार पूछा है इसने क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को लेकर के। ठीक है, तो थोड़ा और देखते हैं न्यूज में क्यों था। मायोस्टैटिन जीन जो है ये एक लैब में एडिट किया गया है, जिससे मसल ग्रोथ 30% बढ़ गई थी। और ये ट्रेड कुछ यूरोपियन ब्रीड्स जैसे टेक्सल में होता है, लेकिन इंडियन ब्रीड्स में ये एब्सेंट था। ठीक है, और कोई फॉरेन डीएनए ऐड नहीं किया गया था, इसलिए ये ट्रांसजेनिक एनिमल से थोड़ा डिफरेंट है। अब जीन एडिटिंग और जीनोम एडिटिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है जो डीएनए सीक्वेंस को एक या मल्टीपल पॉइंट्स पर चेंज कर सकती है। इसमें रिमूविंग या चेंजिंग अ सिंगल बेस या इंसर्टिंग अ न्यू जीन ऑल टुगेदर, ये कंप्लीटली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ जीन एडिटिंग देख लेते हैं, क्या किस किस तरह के जीन एडिटिंग होते हैं। सोमैटिक जीनोम एडिटिंग, ये उन सेल्स का अल्टरेशन जो गैमीट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते, उन सेल्स का अल्टरेशन करते हैं, इसलिए इंडिविजुअल की ऑफस्प्रिंग में ये पास नहीं होते जीनोम सोमैटिक जीनोम एडिटिंग में। ठीक है, और जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग क्या होती है? ये रिप्रोडक्टिव सेल्स या एम्ब्रियोज का जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो चेंजेस फ्यूचर जनरेशन में पास कर सकता है। ठीक है, उन चेंजेस को पास करवाने के लिए जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग होती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, सोमेटिक जीनोम एडिटिंग क्या होती है? इसमें इंडिविजुअल के ऑफस्प्रिंग में वो जीन एडिटिंग करके वो चेंजेस पास नहीं करते हैं। मोटा मोटी आप ऐसे समझिए कि अगर मान लो कोई चीजें पास करवानी है अपने फ्यूचर जनरेशन के में, कोई अगर चीजें कोई पर्टिकुलर ट्रेड पास करवानी है, तो उस केस में हम जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग का इस्तेमाल करेंगे। और कुछ चीज जो हमें हटानी है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के में ना पास हो वो, ठीक है, तो उस केस में हम सोमेटिक जीनोम एडिटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मोटा मोटी यही है। अब अलग अलग टेक्निक्स क्या क्या रहती हैं इसमें। जेड एक तो पहली टेक्निक है जेड जिसको जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस भी कहते हैं। डीएनए के प्रिसाइज लोकेशन पे इसमें कटिंग होती है। ठीक है, फिर टैलन, ये देखो ये टेक्निक आपको याद रखने की जरूरत है। सोमैटिक और जर्मलाइन का मोटा मोटी जैसे मैंने बताया, वैसे ही यूपीएससी में अगर पूछेगा भी तो यही पूछेगा कि अगर जैसे हमें कोई पर्टिकुलर सोमैटिक जीन एडिटिंग क्या होती है, तो पूछ रहे हैं कि भाई जिसमें हम ट्रेड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं नए इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग में। इंडिविजुअल के ट्रेड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग में, इंडिविजुअल के ट्रेड्स को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन ऐसे करके दे देंगे, और एक और 2 ऑप्शन और ऐसे दे देंगे कि थोड़ा जो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा, जिससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या कहते हैं, आपको जो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं वो सोमेटिक हो जाएगा, और जो कर सकते हैं वो जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो और इसमें टेक्निक्स क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निक्स के नाम आपको याद रखने जरूरी है। ठीक, जेडएफएन जिंक फिंगर न्यूक्लियस, डीएनए को प्रिसाइज लोकेशन पे कट करना। टैलन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं होता ना, लेकिन हाँ शॉर्ट फॉर्म सब याद रखना कि ये जेडएफएन टैलेंस क्रिस्पर्स ये सब क्या क्या है। ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट आर दीज, तो दीज आर जीन एडिटिंग टेक्निक्स। ठीक, तो उसका फिर क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट्स। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक आरएनए का छोटा पीस कैस9 कटिंग प्रोटीन को एग्जैक्ट स्पॉट पर गाइड करता है। मतलब ये एक तरह समझो जैसे कैंची से हम लोग काटते हैं ना,
जैसे पेपर रह गया, पेपर में कहीं कोई डार्क स्पॉट है या फिर कोई ऐसा स्पॉट है जो हमें नहीं चाहिए, तो हम कैंची से जैसे उस पोर्शन काट देते हैं, तो वैसे क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। ठीक है, वही सेम टेक्नोलॉजी क्रिस्पर कैस9 इस्तेमाल करता है। ठीक, फिर अगला एक टेक्निक है होमिंग एंड एंडोन्यूक्लियसेस, मैग्ना न्यूक्लियसेस जिसको भी कहते हैं। ठीक, और ये नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के लॉन्ग सेक्शंस को खोजते हैं और उससे कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है कि ये चीज क्या है, इसके बारे में डिटेलिंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि जेडएफएन क्या करता है, टैलेंस क्या करता है, तो ये सब फालतू इंफॉर्मेशन में दिमाग मत रखो। जब मेंस लिखने जाओगे तो भी टेक्निक्स का नाम भी लिख करके आओगे तो भी काफी रहेगा वो। ठीक है, क्योंकि इतना हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी है अपने दिमाग में, और तो इतना सब कुछ नहीं याद रह सकता, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जितना जरूरी है बस उतना ही ध्यान पे रखो। बस इतना ध्यान रखो कि ये टेक्निक होती है, सोमेटिक क्या होता है, जर्मलाइन क्या होता है, ठीक है, जीनोम क्या होता है, जीन डबल हेलिक्स स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मोटा मोटी जानकारी रहनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है। अगर ये भी याद नहीं रख पा रहे हो तो दिक्कत है। ठीक है, इतना आपको याद रखना जरूरी है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, एप्लीकेशंस ऑफ जीन एडिटिंग। एप्लीकेशन इसके क्या क्या हैं जीन एडिटिंग के? एक तो सबसे पहला एप्लीकेशन मेडिकल एंड हेल्थ केयर में आता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट का, जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर वाली बीमारियां होती हैं जिस जो जेनेटिक जीन्स की वजह से ही होती हैं, कि मतलब आपके परदादा को था, फिर आपके पिताजी को, फिर परदादा के पिताजी, फिर आपके परदादा, उसके बाद फिर आपके दादा, फिर आपके पिताजी, फिर वो आप में भी मतलब पर्सन एक्स में भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह की अगर कंडीशंस है तो उस सब के ट्रीटमेंट में जीन एडिटिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर कैंसर थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल होता है। कई कैंसर सेल्स ऐसे होते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट जैसे में जीन एडिटिंग का इस्तेमाल होता है कि कैंसर वाले जो जीन्स होते हैं, कैंसर वाले जो सेल्स होते हैं उनको हटाने में, ताकि वो कैंसर आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर ना हो। ठीक है, और वहीं पे उसका इलाज हो जाए, वहीं पे रुक जाए। ठीक है, और फिर अगला जो इसका इस्तेमाल होता है जीन एडिटिंग का एग्रीकल्चर में, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि क्रॉप इंप्रूवमेंट, जैसे हायर यील्ड वैरायटीज को मैन्युफैक्चर, हायर वैरायटीज को बनाने में, कि जो ज्यादा रेजिस्टेंट हो, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हो, कि हाँ वो सूखा भी टॉलरेट कर सकता है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई तो उसको भी टॉलरेट कर सकता है, बारिश को भी टॉलरेट बहुत ज्यादा कर सकता है। ठीक है, जो नॉन फेवरेबल क्लाइमेटिक जोन है वहां पे भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसे क्रॉप्स को बनाने में भी जीन एडिटिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर कुछ क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल कंपोजिशन इंप्रूव की जा सके, तो जीन एडिटिंग के का इस्तेमाल करके उसमें भी क्रॉप्स का इम्प्रूवमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। वहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है? बायोफ्यूल्स के तौर पे, कि माइक्रोब्स को इंजीनियर करके इफिशिएंट बायो इथेनॉल और बायोडीजल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, फिर बायो रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। बायो रेमिडिएशन क्या होता है? कि माइक्रोब्स को एडिट करके जो ऑयल स्पिल्स और हैवी मेटल्स जो होते हैं, क्योंकि ऑयल स्पिल्स होना थोड़ा एक क्या कहते, बहुत फेमिलियर फिनोमिना तो नहीं है, लेकिन हाँ जब ऑयल स्पिल्स होता है तो पूरा एक इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो उसको आपको क्लियर करने के लिए बायोरेमिडिएशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वहां पे भी आपका जीन एडिटिंग का इस्तेमाल होता है, कि ताकि ऐसे माइक्रोब्स को इंजीनियर किया जा सके, ताकि वो ये ऑयल स्पिल और हैवी मेटल एट अर्लीस्ट क्लीन कर पाए। ठीक है, और वो जल्दी से जल्दी क्लीन हो जाए, ताकि इकोलॉजी को और उस इकोसिस्टम को कम से कम नुकसान पहुंचे। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं कुछ। सबसे पहला बिरसा 101, ये क्या है? ये इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी लॉन्च किया है, जिसको बिरसा 101 कहते हैं, फॉर सिकल सेल डिजीज। ठीक है, फिर इसमें डिजीज क्या है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर होता है विच इज कॉज्ड बाय हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन जीन में म्यूटेशन से ये कॉज होता है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज। और इसका मैकेनिज्म क्या है? कि इसमें जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, और वो फिर ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं और ऑक्सीजन डिलीवरी भी रिड्यूस करते हैं।
ठीक है, इससे फिर क्या होता है कि आपका एनीमिया, लंग्स, हार्ट, किडनी और बाकी लिवर और ब्रेन वगैरह को डैमेज कॉज होता है। ठीक है, और इंडिया में एक ये स्टैटिस्टिकल फिगर है, ये आपको मेंस में हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। 2023 का फिगर है ये कि इंडिया में 14.5% का ग्लोबल सिकल सेल डिजीज के बर्थ्स हो रहे हैं। ठीक है, और मेनली ये ट्राइबल पॉपुलेशन में हो रहा है। ठीक है, और इंडिया का एक टारगेट है कि इसको वो एलिमिनेट करने की का उसका एम है, 2047 तक इंडिया का एम है कि इसको सिकल सेल डिजीज को कम्प्लीटली एलिमिनेट किया सके। ठीक, अब जरा बिरसा 101 के बारे में देख लेते हैं कि इसको CSIR, ये इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने डेवलप किया है। ठीक है, और बिरसा 101 नेम डेडिकेट किया है भगवान बिरसा मुंडा की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और यूपीएससी में क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, और वो किस रिवॉल्ट से थे, एसोसिएटेड थे, ये भी एक बार देख लेना। तो ऐसे क्वेश्चन, ये देखो हिस्ट्री से इस क्वेश्चन को भी उठा के ये बिरसा 101 के बारे में भले आपसे ना पूछे लेकिन बिरसा मुंडा के बारे में पूछ दे। ठीक है, कि वो किस रेबेलियन से एसोसिएटेड थे, वो रेबेलियन कब हुआ था, या फिर उनकी जो डेथ हुई थी, मतलब वो किस ईयर में हुई थी। ठीक है, ये सब रिलेटेड से उठा के पूछ दे, जरूरी नहीं कि आपसे बिरसा 101 के बारे में पूछे। बिरसा 101 की जगह आपसे बिरसा मुंडा के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे एसोसिएट करके पढ़ो। फिर नेक्स्ट न्यूज है ग्लो कैस 9 का। ग्लो कैस 9 क्या है कि कोलकाता बेस्ड बोस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ग्लो कैस 9 डेवलप किया है, और ये भी एक क्रिस्पर प्रोटीन है जो जीन एडिटिंग करते वक्त लाइट एमिट करता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ग्लो है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि ये लाइट एमिट करता है, तो इसलिए इसका नाम ग्लो है, ग्लो कैस 9। कैस 9 प्रोटीन है, ये तो ध्यान रखना आप। और इसमें डीप सी श्रिम्प से नैनो ल्यूकीफरेज फ्रैगमेंट्स फ्यूज करके इसको बनाया गया है। ठीक है, फिर एपिजीनोम एडिटिंग के बारे में देखते हैं, ये क्या है। एपिजीनोम एडिटिंग जो है, ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है एपिजीनोम मॉडिफाई करके विदाउट चेंजिंग डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, ट्रेडिशनल जीन एडिटिंग से सेफर अल्टरनेटिव होता है ये, क्योंकि रिवर्सिबल, इसके जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका एपिजीनोम एडिटिंग। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि नीति आयोग के मेंबर ने सेल्फ सफिशिएंसी अपनी एडिबल ऑयल्स में पाने के लिए ही कॉल्ड फॉर अडॉप्टिंग जीएम क्रॉप्स। ठीक है, कि हम जीएम क्रॉप्स का अडॉप्शन कर सकते हैं, ताकि हम जो एडिबल ऑयल्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बजट उससे बढ़ता है। ठीक है, और हमारे जो फॉरेन करेंसी में जो उसको खरीदना पड़ता है, यानी डॉलर में जो हमें खरीदना पड़ता है, जिससे हमारा डॉलर का जो रिजर्व है वो डिप्लीट होता है, कम होता है। ठीक है, तो वो कम से कम हो और एडिबल ऑयल्स हम अपने देश में ही ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, ताकि कम से कम हम अपने देश की जो रिक्वायरमेंट है एडिबल ऑयल्स की, उसको फुलफिल कर सकें। उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें जीएम क्रॉप्स का सहारा लेना चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का सहारा लेना चाहिए, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, एटलीस्ट इन एडिबल ऑयल्स। ठीक है, अब जीएम क्रॉप्स के बारे में देखते हैं। जीएम क्रॉप्स, जैसा कि फुल फॉर्म बताया हमने, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है, और इसका मतलब है कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, उसको आर्टिफिशियली अल्टर किया गया है डिजायरेबल फीचर्स के लिए, जैसे रोबस्टनेस, पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लाइमेटिक रेजिस्टेंस, और इन सब चीजों के लिए उनका डीएनए मटेरियल को अल्टर किया गया है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप्स। ये ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप्स का सबसेट होते हैं जहां एक या ज्यादा डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अदर स्पीशीज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे बीटी कॉटन। ठीक है, बैक्टीरियल बीटी कॉटन के पास जो जीन्स होता है वो बैक्टीरियल जीन होता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं ट्रांसजेनिक्स क्या होता है। ट्रांसजेनिक्स जो है वो सबसेट है जीएमओ का। ठीक है, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं आपके, जैसे
जैसे ये आपके बड़ा सर्किल समझो इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। इसके अंदर का ये छोटा समझो कि ट्रांसजेनिक्स है, ठीक है। ट्रांसजेनिक्स में क्या होता है कि एक या उससे ज्यादा डीएनए सीक्वेंस किसी दूसरी स्पीसीज के, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो प्रोटोजोआ हो सकता है, या कोई भी स्पीसीज या कोई दूसरा प्लांट ही हो सकता है, या फिर कोई एनिमल स्पीसीज या ह्यूमन स्पीसीज या कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी सिर्फ बैक्टीरिया के स्पीसीज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो किसी भी दूसरी स्पीसीज का हो सकता है, ठीक है। वहां पे उनके डीएनए सीक्वेंस को आर्टिफिशियली जो है जिस क्रॉप में हम चेंज लाना चाहते हैं उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है बीटी कॉटन, ठीक। इसमें जो जीन है वो एक बैक्टीरियम से है, ठीक है। और बीटी कॉटन का फुल फॉर्म क्या है, बीटी का क्या फुल फॉर्म है, कौन सा बैक्टीरिया है, वो आप कमेंट में लिख करके बताओ मुझे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो ये आपका ये होमवर्क ही समझो कि बीटी कॉटन का फुल फॉर्म, आपको बीटी का फुल फॉर्म आपको पता करके आओ और उसको कमेंट में लिखना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी किसी एक स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में ही शायद एक बार सवाल पूछा जा चुका है, पर बहुत पुराना सवाल था वो, ठीक है। शायद 2010 या उसी के आसपास वाले के साल में पूछा गया था। तो प्रीवियस का क्वेश्चन देखोगे तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि यूपीएससी का ये एक तरह से फेवरेट टॉपिक ही है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप न्यूज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते आप इग्नोर करना, क्योंकि ये इजी मार्क्स होता है, बहुत ज्यादा टफ सवाल भी नहीं पूछते, बहुत कॉमन सेंस रिलेटेड सवाल पूछते हैं, या फिर बहुत फैक्चुअल पूछते हैं जो वो फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो इसका एडॉप्शन स्टेटस अब देखते हैं, इंडिया में इसका एडॉप्शन स्टेटस क्या है। बीटी कॉटन ही अभी तक इज द ओनली जीएम क्रॉप दैट इज अप्रूव फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। इसके अलावा कोई और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो अप्रूव नहीं है इंडिया में कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है। एक बार बीटी ब्रिंजल को क्लियर किया गया था जीएसी के द्वारा कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर इसको हटा दिया गया। इसके बाद में जो सेंटर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कंडीशनली अप्रूव किया था हर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम मस्टर्ड डीएमएच 11 के रिलीज का एनवायरमेंट में, लेकिन अभी ये अप्रूवल जो है वो इट इज अंडर रिव्यू बाय सुप्रीम कोर्ट। और ये 2022-23 का न्यूज है, 22-23-24 का ये, और तो इसको भी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जीएम मस्टर्ड और बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन, ये सब आप यहाँ नाम याद रखना। और जीएम मस्टर्ड का कौन सी वैरायटी, डीएमएच 11, ठीक है। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या क्या है इंडिया में जीएम क्रॉप्स को लेकर के, ये देखते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में देखते हैं पहले फसाई का, FSSAI, ठीक है। इसका जो 2006 का नियम है वो ये कहता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड मैन्युफैक्चर, यूज, सेल, इन सबको प्रोहिबिट करता है विदाउट फसाई अप्रूवल। फसाई के अप्रूवल के बगैर आप इसका ना इंपोर्ट कर सकते हो, ना मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना इस्तेमाल कर सकते हो, ना इसको बेच सकते हो, ठीक है, इंडिया में। फिर एक अगला जो रेगुलेटरी है वो है रेगुलेटरी बॉडी है रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, RCGM। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, और ये वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स इन्वॉल्विंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को मॉनिटर करता है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसके अंडर आता है, ये भी देखो आप, ये भी जरूरी है। फिर स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमिटी, SBCC, ठीक है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हैंडल करने वाले इंस्टीट्यूशंस में सेफ्टी और उनके कंट्रोल मेजर्स को रिव्यू करता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी क्या है, ये SBCC या फिर GEAC को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के कंप्लायंस के बारे में इंस्पेक्ट, इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट करता है। यानी सबसे छोटी जो संस्था है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में फिर आपका ये साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस, इसको बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कुछ एक इम्पोर्टेंट जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। ये आप एक चार्ट बना लो कि सबसे छोटा कौन सा है डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके ऊपर कौन सा है स्टेट लेवल, उसके ऊपर कौन सी मिनिस्ट्री है जो इन सबको कंट्रोल करती है, ठीक है। वो मिनिस्ट्री आप देख लो, कौन सा डिपार्टमेंट है जो कंट्रोल करता है वो भी देख लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और वो डिपार्टमेंट और वो मिनिस्ट्री किसके अंडर में आता, मतलब मिनिस्ट्री वो डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है डायरेक्टली, वो भी देख लो, ठीक है। ये चीजें देख लो, क्योंकि इसमें अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ सकता है डायरेक्टली। फिर अब साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, SDN1। एसडीएन वन जो है साइड, SDN का फॉर्म ही होता है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस,
ठीक है। SD1 जो है वो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस विदाउट यूजिंग डीएनए सीक्वेंस टेम्पलेट। ठीक है, ये SDN1 का इस्तेमाल है। फिर SDN2 जो है वो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का इस्तेमाल करता है यूजिंग डीएनए सीक्वेंस टेम्पलेट। फिर SDN3 जो है ये साइट डायरेक्टेड डायरेक्टेड इंसर्शन ऑफ जीन या लार्ज डीएनए सीक्वेंस यूजिंग डीएनए सीक्वेंस टेम्पलेट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस वगैरह इन सबको आपको बस SDN का ये याद रखना है कि ठीक है कि ये म्यूटाजेनेसिस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक, और बाकी SDN1 SDN2 SDN3 को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC के बारे में बात करते हैं। अभी ऊपर से 3-4 बार बात किया है GEAC के बारे में, लेकिन ये है क्या ये देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो है इसकी जो जेनेसिस हुई है, मतलब जिसका जो बना है ये बना इसलिए है कि ये मैन्युफैक्चर जो रूल है मैन्युफैक्चर करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल्स को 1989, ठीक है, उसको देखने के लिए, ठीक है, तो एक स्टैट्यूटरी कमिटी बनाई गई थी। उसी स्टैट्यूटरी कमिटी का नाम GEAC है। ठीक है, और इसके जो रूल्स होते हैं वो फ्रेम होते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, EPA 1986। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते रहते हैं। EPA 1986 इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, फिर आपका एयर पोल्यूशन एक्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर पोल्यूशन वाला एक्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 एक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान पे रखना। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, GEAC याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में नहीं आता। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट वाइज में तो मिनिस्ट्री के उसके नॉर्मली स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। तो हो सकता है आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दे दे और जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप समझो कि हाँ GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। अगर आपने ये फैक्चुअल है जिसको याद रखना जरूरी है। अगर आपने याद नहीं किया है कि हाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आता है, तो फिर वो क्वेश्चन आप गलत कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान पर रखना। ठीक, और उसका फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और प्रोडक्ट की रिलीज और उसके रिलेटेड जो प्रपोजल्स हैं उसके अप्रूवल, उस प्रपोजल्स का अप्रूवल देखना। ठीक है, कि वो अप्रूवल के लायक हैं कि नहीं है। फिर लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रिकॉम्बिनेंट्स इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज के का अप्रूवल, रिसर्च और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखना। ठीक है, ये सब भी GEAC के काम के अंदर में आता है। अब GEAC से रिलेटेड कुछ न्यूज के बारे में देख लेते हैं। जीनोम एडिटेड राइस सबसे पहला न्यूज था। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने इंडिया की पहली जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी डेवलप की है जिसका नाम DRR धन 100 है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया है इसके ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है बन गया है राइस वेराइटीज को डेवलप करने में। ठीक है, इंडिया मतलब अपना जो देश है वो वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया है। और ये न्यू वैरायटीज जो है क्रिस्पर कैस बेस्ड जीनोम एडिटिंग की टेक्नोलॉजी से डेवलप हुई है। क्रिस्पर कैस से इम्पोर्टेंट इसलिए क्रिस्पर कैस क्योंकि इंपॉर्टेंट 2 साल लगातार पूछ लिया तो ये थोड़ा टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूसा DST राइस और DRR राइस 100 कमला ये सब याद रख क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी से बने हैं। ठीक है, अब जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज के बारे में देख लेते हैं ये क्या है। फिर ये लेक्चर हम आज के लिए यहाँ पॉज कर देंगे। तो जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज जो है आपकी DRR धन 100। ठीक है, ये ICAR और IIRR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद ने डेवलप किया है। और ये संबा मसूरी का इम्प्रूव्ड वर्जन है राइस का। सांबा एक राइस की वैरायटी होती है और जिसमें ये CKX2 साइटोकिन ऑक्सीडेज 2 जीन को टारगेट किया है जिसमें। ठीक है, साइटोकिनिन जो है वो प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ और सेल डिवीजन स्टिमुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। फिर पूसा बासमती वन राइस क्या है? ठीक है, पूसा बासमती वन जो है आपका ये ICR ने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने डेवलप किया है और ये फाइन ग्रेन राइस कॉटन डोरा सन्नलू का इम्प्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, फिर ये दोनों जो वैरायटीज हैं इसमें फॉरेन DNA नहीं है, इसलिए ये GM क्रॉप्स के तौर पे इसको कंसिडर नहीं किया था। इसीलिए अभी आप सोच रहे होगे
कि उधर तो खाली बीटी कॉटन के बारे में बताया था सर ने, और इधर तो आप बोल रहे हो कि जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज भी मार्केट में है। ये कोई फॉरेन डीएनए नहीं कंटेन करता है, इसलिए इसको जीएम क्रॉप्स कंसिडर ही नहीं किया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ अभी फिलहाल अगर क्वेश्चन में पूछे तो सिर्फ एक ही जीएम क्रॉप वैरायटी अलाउड है, वो जीएम बीटी कॉटन है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट टॉपिक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, और कोई कंफ्यूजन हो और जो मैंने पूछा है उसके बारे में आप कमेंट में लिखना, और कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप ट्राई टू रिजॉल्व दैट एट अर्लीस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।